हाँ चलिए, हम लोग आधुनिक भारत में इस समय प्री और मेंस को दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम मुगल साम्राज्य का विघटन चैप्टर में हम लोग थे, जहाँ अगर आप GS1 PCS का जो GS1 पेपर है उसकी टॉपिक 2 को देखिएगा तो उसमें व्यक्तित्व और समस्याएं और घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, 3 बातों की चर्चा की गई है हमारे सिलेबस में, जिसकी शुरुआत 1757 से लेकर के 1947 तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है, वो व्यक्ति कौन से हैं और समस्याएं कैसे आई थी, उन्हीं का उल्लेख किया गया है। उनमें से हमने मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और उसमें हमने मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो स्वायत्त राज्यों का निर्माण हो, जैसे कि मैसूर हुआ, अवध हुआ, है ना, कर्नाटक हुआ, जो भी राज्यों का उदय हुआ है या रुहेलखंड का, कुछ मैंने राज्यों के बारे में लिखवा दिया है। अब इस समय हमने जो मैसूर का युद्ध था, मैसूर के युद्ध में टीपू का मूल्यांकन नहीं किया गया है अभी, और हैदर का मूल्यांकन किया गया है कि कौन से ऐसे कारक है कि हैदर दूसरे युद्ध में समापन हो गया, कौन सा ऐसा कारण ये भी रहा कि जो मैसूर राज्य की स्थापना बहुत ही शक्तिशाली तरीके से कौन कर सका, हैदर कर सका। हैदर में कौन सी ऐसी प्रतिभा थी, कौन सी ऐसी सैन्य क्षमता थी, उसके पास क्या कुशलता थी कि उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण कर दिया दक्षिण भारत में, उसकी चर्चा हो गई। आज हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं, अवध की। अवध के बारे में मैंने प्री की सारी बातें आप बता चुका हूँ, आप लिख भी चुके हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि अवध और अंग्रेजों का संबंध कैसा था। यहाँ तो अंग्रेजों ने और अवध राज्य ने कोई युद्ध नहीं किया है। अवध ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सामना जरूर किया है, विद्रोह किया है, लेकिन इसमें कोई युद्ध नहीं किया है। जबकि मैसूर, हैदर और टीपू ने 4 युद्ध को किया है, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। तो यहाँ हमें जो आपका अवध है और एंग्लो हैं, इनके रिलेशन की चर्चा होगी, यानी अवध स्टेट एंग्लो रिलेशन की चर्चा करनी है। तो एक ऐसी भूमिका हमेशा आपको मेंस के लिए रेडी करनी चाहिए कि जब भी ऐसा आ जाए, तो जब भी नवीन स्वायत्त राज्यों संबंध में कोई सवाल आपसे बनाया जाए, उन घटनाक्रम को लाया जाए, तो आप उनको लिख सकें। एक भूमिका, और ये भूमिका तभी बनती है जब आप मुगल साम्राज्य के पतन के चैप्टर को ठीक से पढ़े हों। अगर आप उसे ठीक से ना पढ़े हो तो भूमिका बनने का चांस बहुत कम होता है। शब्दों का खेल है, मेंस एग्जाम शब्दों का खेल है। किसी मैटर को कितना कंसाइज कर सकते हो उसका खेल है। किसी भी स्टेटमेंट को कनेक्ट होते समय ऐसा ना हो जाए कि कामा और फुल स्टॉप लगा करके आप एक दूसरे के विपरीत बातें कर रहे हैं, यानी कामा, सेमी कॉमा जो भी आप यूज कर रहे हैं, योजक चिन्ह यूज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, इस बात को पूरा ध्यान होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस अभी आगे चल रहा है, इस वाक्य को आगे जाके जोड़ना चाहिए किसके साथ, जो नेक्स्ट आपका आ रहा है। यानी पैरा से पैरा जुड़े, वाक्य से वाक्य जुड़े, तब इसके सम्मेलन से ही आपका अच्छा नंबर आ सकता है। नहीं तो आप एक पैरम कोई और बात के दूसरा कुछ और करें, आप खुद ही लिख रहे हो, खुद ही समझ रहे हो, तो गलत बात है। ऐसे नहीं मजा आता है। मतलब आप लिख रहे हो, आप भी समझिए, अपने लिखी हुई बातों को आप 90% आपको समझ में आना चाहिए, 10% ना समझिए कोई बात नहीं। और आपकी उन्हीं लिखी हुई बातों को दूसरों को पढ़ना चाहता हो तो कम से कम उसे 55 से 60% समझ में आना चाहिए। अगर आपकी लिखी बातें 55-60% सामने समझ आए तो आपके सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं है। अभी UPSC का रिजल्ट आया है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग कौन हैं, हिंदी मीडियम वाले बाहर हो गए, इंग्लिश वाले छा गए। इंग्लिश में यही फायदा होता है कि वहाँ पर वाक्यों के साथ वाक्य में कोई संघर्ष नहीं है। हिंदी में बहुत ही संघर्ष है। हिंदी में अगर एक वाक्य आपने बनाया, दूसरा कहानी आपने ब्रेक करके दूसरी कहानी जोड़ दिया, तो जो बीच का गैप है वो गैप समझ में नहीं आता है। जो कॉपी चेक करता है समझ नहीं पाता है कि बीच का गैप क्या है। तो इसीलिए हम जो भी शुरुआत करते हैं, मैंने शुरू में कई बार कहा कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ एक ऐसे अप्रोच से लेके चलता हूँ जो शोधों के द्वारा कह सकते हैं कि किसी एक चैप्टर पे बहुत अच्छे से रिसर्च किया जाता है, और रिसर्च के बाद आपके सामने लाया जाता है, और ये सोचा जाता है कि ऐसे शब्द भी रखे जाएं कि आप उसमें कम से कम शब्दों हटा भी अगर लीजिए, उसे और भी कम कर लीजिए, फिर भी जो उसकी मौलिकता है वो खोने ना पाए। इस बात को पूरा ध्यान रखता हूँ। इसी क्रम में मैं शुरुआत कर रहा हूँ किसका, आंग्ल और संबंध का। यहाँ मैं सवाल जो चर्चा करने वाला हूँ, तो पहला सवाल मेरा ये कि अवध के विलय के लिए उत्तरदायी कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा उससे बनने के लिए मजबूर कर दिया। यानी अवध के सामने कौन सी कंडीशन थी कि उसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनना पड़ा, या वो हड़प लिया गया 1856 में, या ऐसे शामिल कर लिया गया। दूसरी बात ये भी है कि क्या किसी का अत्याचार हुआ था, क्या अवध ने अत्याचार सहा था तभी शामिल हुआ, कि ऐसे ही शामिल हो गया, क्या वो धन के लोलुपता में चला गया, क्या ऐसी कोई बात नहीं। अगर परिस्थितियों की बात करेंगे तो आप एक इसमें थोड़ा सा, यदि आप स्पेक्ट्रम एक बुक है, अगर आप उसे ठीक से पढ़ते हैं तो इसका जवाब वहाँ मिलता है। इसका जवाब ये मिलता है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय
वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन कारणों से हुआ है। तो पहला उसमें होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था और शुजा-उद-दौला, इसमें अगर आप देखेंगे दो का नाम रहेगा, एक किसका नाम रहेगा, एक क्लाइव और दूसरा नाम कौन है, शुजा-उद-दौला। इन दोनों की बात, यानी आप इन दोनों को हिट करना होगा। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े हो तो मेरी बातें समझ सकते हैं। अगर इन दोनों को आप लेके आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद, जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन के आया था, दूसरी बार आया था। अब ये कहानी, अब वो 1700 किसकी बात कर रहे हैं, 64 की हम लोग बात कर रहे हैं। और अवध हिस्सा बना है कब, 1856 में। तो कहेंगे सर आप तो इतना लंबे गैप की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1764 की, और अवध किस कब शामिल हुआ ब्रिटिश हुकूमत में, 1856 में। ये सब तो बहुत लंबा गैप आप दे रहे हैं। ये गैप में किसी भी इमारत को ढहने के लिए वक्त की जरूरत होती है। एक दिन में इमारत बनती भी नहीं है और ढहाना भी है तो उसकी निशानियाँ, उसके खंडहर, कितना भी आप जैसे भी चलवा दो योगी जी का, तब पर भी कितना भी साफ करवा दोगे, उसके नींव जो है नींव रही जाएगी। तो इसकी नींव बनाई गई थी, कैसे इसे हम हड़प लें। तो जब दूसरी बार बन के आया था तो उसने ये सोचा कि क्यों ना हम जो मुझसे हार गए हैं, नहीं समझे आप। क्लाइव जब दूसरी बार गवर्नर बन के आया बंगाल का, तो उसका टारगेट हो गया था, क्या टारगेट हो गया था कि जो लोग जिनको हम हरा चुके, कहाँ, 1764 बक्सर में। तो आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिएगा, उस बक्सर युद्ध में कुछ ऐसा रहा होगा कि कुछ मुगल साम्राज्य का नेता जो था, मुगल साम्राज्य का शासक था, उसने भी किसी का साथ दिया था। अगर आप पढ़े हों तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो उसको लगा कि जब मैं पहले हरा दिया हूँ 1764 में एक बड़ी शक्ति को, जो मुगल शक्ति थी, और मुगल शक्ति में छिटपुट जो राज्य थे, यहाँ के भी शासक शामिल थे, तो उनको जब मैं हरा ही दिया था तो लाओ पहले उन पराजित राज्यों पर हम नियंत्रण कर ले। ये इरादा किसका बन गया, क्लाइव का। जब उसने इरादा बना लिया तो उसके बाद उसने क्या किया, किसके पास गया, कहा क्लाइव ने उस 1764 के बाद शासक कौन था, शुजा-उद-दौला था, और शुजा-उद-दौला से एक संधि कर लिया था, इलाहाबाद की संधि। मतलब कह सकते हैं अवध के विलय के पीछे इलाहाबाद संधि पहला कारक है। इलाहाबाद संधि करके उसने उसी समय विलय के रास्ते को खोल दिया था। किसने खोल दिया था, क्लाइव ने। तो यानी अगर आप पढ़े हो तो मेरी बातें सारी समझेंगे। मैं आपको समझाता भी रहूंगा और आपको लिखवाता भी रहूंगा। आप अच्छे से लिखिए, एक बार समझ के लिख लिए, मेन से समस्या नहीं आएगी, ये अच्छे समझिए। चलिए शुरू करिए। पहले हम लोग भूमिका बनाते हैं, एक आंग्ल अवध संबंध की भूमिका। इसमें चर्चा मैं आपको और करूंगा कि अवध की स्थापना कैसे हुई है, 2-3 लाइनों में करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, आप पहले लिख चुके हैं। तो चलिए, मुगल साम्राज्य के भग्नावशेषों पर क्या लिखा जाएगा, भग्नावशेषों ऐसे लिखिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा गलती ना होने पाए। भग्नावशेषों पर बंगाल की ही तरह, स्पीड लिखते रहिएगा, मुगल साम्राज्य के भग्नावशेषों पर या खंडहरों पर भी कह सकते हैं, कुछ भी आप लिख लीजिए, है ना। मुगल साम्राज्य के भग्नावशेषों पर बंगाल की ही तरह अवध के राज्य का भी उत्कर्ष हुआ, अवध के राज्य का भी उत्कर्ष हुआ। बंगाल के समान, कामा करके लिखना, बंगाल के समान, बंगाल के समान तत्कालीन राजनीति में, बंगाल के समान तत्कालीन राजनीति में अवध ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अवध ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस कारण इस राज्य को भी, जिस कारण इस राज्य को भी अंग्रेजों का कोपभाजन बनना पड़ा, अंग्रेजों का कोपभाजन बनना पड़ा। और अंततः अवध का राज्य भी
अवध का राज्य भी ब्रिटिश अवध का राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार हो गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार हो गया। ये जो आपने भी लिखा है, ये भूमिका है, ये आप जितनी बार चाहोगे ना उतनी बार यूज करो। जब भी आंग्ल और अवध की चर्चा हो तो आपको सीधा कुछ करना नहीं है, ये इस भूमिका को उठा के ठोक देना वहां पर। जब भी चर्चा हो जाए कि ये ऐसा सवाल आपसे बना लिया जाए कि 1856 में डलहौजी ने अवध को, है ना, हड़प लिया, अपनी हड़प के साथ क्या किया, इसे शामिल कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य। अगर आप जैसे लाइन आप लिखना, ऐसे सवाल आ जाएं तो घबराइए नहीं, तब पर भी भूमिका कौन सी होगी, यही भूमिका होगी। जो भी आप लिखे हैं इंट्रोडक्शन इसका यही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ छोटा सा एक परिचय दिया जाता है कि जिस अवध को आप पढ़ रहे हैं उस अवध राज्य की स्थापना की परिचय। एक हेडिंग से बना लीजिए ब्लैक पेन से, अवध राज्य की स्थापना। थोड़ा सा 2-3 लाइन में आपको सेटअप करना होगा, क्योंकि जब भी आप इसको मेंस में लिखना चाहेंगे तो आप कुछ बातें बतानी ही पड़ेंगी। एक में इसको रोकिएगा भाई। तो आंग्ल अवध संबंधों में हमने एक भूमिका बना लिया, और भूमिका वो जब भी अवध और ब्रिटिश साम्राज्य के संबंध में कोई सवाल किया जाए तो भूमिका उठा के ठोक दीजिए, कोई टेंशन नहीं, 4-5 लाइनों का है। इसके बाद अगर इसके संबंध की बात की थोड़ी सी जानकारी, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका होता है वो कौन सा है, इसमें आप बनाएंगे हेडिंग क्या, अवध के राज्य की स्थापना, या बना सकते हैं क्या, अवध राज्य की स्थापना। दूसरा आप डायग्राम अपना बना लेंगे ऐसे, अवध राज्य की स्थापना। लिखिए इसमें क्या लिखना है, बस 2-3 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां। सादत खां, क्या आप इस बात को जानते हैं कि सादत खां कहाँ का रहने वाला था? क्या आपको जानकारी है किसी को कि सादत खां कहाँ का रहने वाला है? स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़े हो तो शायद वहां से ढूंढ निकाले हो, है ना, क्योंकि ये जानना, क्योंकि जब आप प्री लिखते हैं, प्री चूंकि आप ऑब्जेक्टिव मोड में होता है तो इजी होता है। जब मेंस में लिखते हैं तो जो हमारा कंटेंट होता है वहां कुछ ऐसी जानकारी आके जोड़नी चाहिए जो लोग ना जानते हैं। नहीं बेटा, वहां का नहीं है, तो हमें ये, अगर आप उसको जोड़ दिए तो पढ़ते समय जो आपकी कॉपी के चेक कर रहा है आपके एग्जाम में, आप जानते कि अवध राज्य के संस्थापक सादत खां है, और लोग उसका समय भी 1722 बताते रहते हैं, क्योंकि ये उत्तराधिकारी राज्य किसका है, ये राज्य उत्तराधिकारी अवध किसका है, मुगल साम्राज्य का। और ये सारी कहानी मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में चल रही है। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक करेंगे, सारी चीज़ नहीं बताई जा सकती हैं, आप मत सोचिएगा कि बहुत सारी बातें मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मेंस को यहाँ बता रहा हूँ आपको, बस लिंक मैं कर दे रहा हूँ। तो जब अवध राज्य की स्थापना को आप देखते हैं तो उसमें जब आपको पता लगता है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां नामक एक ईरानी सरदार था। एकदम आपकी पहुंच से बहुत दूर चीज़ें रहेंगी, तभी मैंने कहा कि बहुत कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, आप लोग बहुत दूर रहेंगे। ईरानी सरदार था। क्या करें, इनके सबको वहाँ काम नहीं मिलता। आप काम मिलने की बात नहीं, जब आप पढ़े होते तो इस बात को समझ जाते कि अधिकतम लोग बाहर से भारत आए हैं। हाँ, बाहर से मिला, लिखा है यानी सरदार, यानी यस, नोट्स में है। अब आप समझ जाइए, नोट्स में रखा गया, तो यही तभी तो मैंने कहा कि आपने पढ़ा क्यों नहीं, मैं तभी तो आपको टोक देता हूँ। और इसीलिए सारी बातें अगर यहाँ बताए ही जाएं आपको, तो फिर हम, यदि आप कुछ भी नहीं जानेंगे तो क्या हम इसमें पढ़ा पाएंगे। तो वही तो मैं कहता हूँ कि आप, मैंने इसलिए पूछा कि आप सर्च करिए, मद्रास या भारत का नहीं, ईरान का एक सरदार था, जो इसके पहले की कहानी का आप पढ़ेंगे तो फर्रुखसियर के समय में किंग मेकर हुए थे, सैयद बंधु, है ना। जब उन कहानी के साथ इसको ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको कौन, सादत खां मिलेगा। चलिए तो उसमें जोड़िए फिर आप। सैयद भाइयों के प्रभाव से मुक्ति पाने में सैयद
भाइयों के प्रभाव से मुक्ति पाने में सहायता देने के पारितोषिक स्वरूप, स्पीड में लिखिए जल्दी जल्दी। सैयद भाइयों के प्रभाव से मुक्ति पाने में सहायता देने के पारितोषिक स्वरूप मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका समय अगर आप इतिहास में आप देखेंगे, मैं चूंकि आपको नोट्स दे चुका हूं, आप बना भी चुके हैं, तो इसलिए उसमें आपको पता लगे कि 1719 से 1748 तक का समय किसका है। 1719 से 1748 समय मोहम्मद शाह रंगीला का है। एक सवाल उठता है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला है ये पुत्र किसका है। अब आपके नोट्स में भी मैं दे चुका हूं, अभी आपको पलटना नहीं गलती से भी, क्योंकि आपको जो पलटना था पलटे नहीं से। तो ये किसका पुत्र है, ये नहीं जानते हैं किसका पुत्र है? सोचिए भाई, जल्दी बोलिए, आपने उसको पढ़ा नहीं। ये वास्तव में इसका औरंगजेब के 4 बेटे थे, उन 4 बेटों में एक बेटा मुअज्जम था, और मुअज्जम का बेटे मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम शासक बना। कब बना था आप जानते हैं, 1707 ही में बना था, जिसका समय आपको पता है। उसके बाद उसी का बेटा एक बना था जहांदार शाह, है ना, जहांदार शाह बना था। उसके 4 बेटे थे, किसको, बहादुर शाह प्रथम के, यानी जहांदार शाह नाम था, अजीमुस शाह नाम था, रफीउन शाह नाम था, और जहान शाह नाम था। उसी में से यह जहान शाह का बेटा है, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला किसका बेटा है, जहान शाह का बेटा है। और इसके पहले जो शासक है फर्रुखसियत, क्योंकि हम चर्चा किसकी कर दी है, सैयद बंधुओं की कर दी है। जब हमने सैयद बंधुओं का नाम ले लिया है तो जाहिर सी बात है कि इन पे आपको कहानी पता अगर है तो आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर इनकी कहानी आप नहीं जानते हो तो स्पेक्ट्रम स्टडी कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रम का नाम बार बार लिया जा रहा है कि सबसे प्रमाणिक पुस्तक है मॉडर्न इंडिया के लिए, जो कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती है और फैक्ट भी क्लियर करती है। तो सैयद बंधु की जो बात किया जाए, इन्हें भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है, यानी इन्हें कहा जाता है नृप निर्माता, यानी क्या कहा जाता है, राजा बनाने वाले लोग कहे जाते हैं। कौन लोग, यही लोग क्या कहलाते हैं, राजा बनाने वाले लोग। इनका दौर अगर बात किया जाए, सैयद बंधुओं में एक नाम है, अगर आप थोड़ा सा पढ़े हो, अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान नाम है, और अब्दुल्ला खान जो था ये कहाँ से आया था, जब मुगल भारत में आ रहे थे तो उन्हीं के साथ आ गया था। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, सैयद बंधुओं में 2 लोग हैं, एक का नाम अब्दुल्ला खां है और एक का नाम हुसैन अली खां है। तो इसी अब्दुल्ला खां की मैं बात कर रहा हूं, जो मुगलों के साथ भारत आया था, ये अब्दुल्ला खां बारहा है। इसका कौन है ये, अब्दुल्ला खां बारहा के 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम क्या था, अब्दुल्ला खां, मतलब सेम नाम उसी का। दूसरे का नाम क्या था, हुसैन अली, हुसैन अली। तो जो अब्दुल्ला खां बारहा है, इसके 2 बेटे थे, जो किंग मेकर हैं, कहाँ, भारतीय इतिहास में, वही मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान। आपको समझना है कि अब्दुल्ला खां बारहा के जो पूर्वज हैं, ये लोग कहाँ से आए थे, यानी कि संबंध इन दोनों का, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का संबंध किससे, अब्दुल्ला खां बारहा से। ये लोग आए थे मुगलों के साथ सेना के रूप में। जब इन्होंने भारत में प्रवेश किया तो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, सहारनपुर जिला है, ये पश्चिम में पड़ता है। सहारनपुर, जो पश्चिम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ सकते हैं, जैसे कि कुल्लू मेरे पास कॉल करते रहते हैं जो पश्चिम से हैं, तो आप जरूर देखिएगा, वहाँ सहारनपुर जिले के पास में एक गांव है बारहा। बारहा गांव में आकर के अब्दुल्ला खां के जो पूर्वज थे बस गए थे और मुगल सेना के साथ लड़ते रहते थे। इनके जज्बे, इनके जुनून की वजह से ही इन्हें धीरे धीरे मुगलों में मुगल की सेना में अच्छे पद मिलते रहे और आगे बढ़ते रहे। और ये जो अब्दुल्ला खां बारहा नाम लिखा गया, क्योंकि वो बारहा गांव जो है उसी गांव के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया, अब्दुल्ला खां बारहा। ये बात समझिएगा। और इसी संबंध कौन रख रहे हैं, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इन लोगों ने राजा बनाने की भूमिका में तब आ गए जब जहांदार शाह के अत्याचार से, जहांदार शाह कौन है, बहादुर शाह प्रथम का बड़ा बेटा है, उसके लापरवाही और उसके विलासितापूर्ण जीवन के कारण से हुआ क्या कि अजीमुस शान का बेटा,
यानी मैंने आपसे कहा कि बहादुर शाह प्रथम के कितने बेटे हैं? बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, जहांदार, और दूसरा नाम क्या था? अजीमुस शान। तीसरा नाम क्या था? रफीउस शान। और चौथा नाम क्या था? जहान शाह। क्या नाम था? जहान शाह। अब जहांदार, जब ये बहादुर शाह प्रथम नहीं रहा तो जहांदार शासक बना। जो काम बहादुर शाह प्रथम ने किया था अपने भाइयों के साथ, इसका नाम जो था, इसको हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं। ये औरंगजेब का बेटा है। किसका बेटा है? औरंगजेब का। औरंगजेब के 4 बेटे आप जानते हैं, अकबर, सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सुल्तान, मुअज्जम, आजम, काम बख्श। ये जो मुअज्जम था इसने अपने सब भाइयों को मार दिया था, भतीजों को भी मार दिया था, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत है। तो उस चरितार्थ कब हुई? जब आगे बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे हुए, जहांदार शाह, अजीमुस शाह, रफीउस शाह, जहान शाह। इनकी चर्चा इसलिए आ गई क्योंकि बात आ गई है अवध के उस राज्य में। किसकी बात आ गई है? बात आ गई सादत खां, एक ईरानी सरदार था। उसने कैसे मुगलों से अवध की स्थापना की 1722 में, रंगीला के समय में। रंगीला से कहानी हमारी कहाँ चली गई कि ये सैयद भाई रंगीला से मुलाकात सादत खां की कहाँ होगी, ये सवाल उठा ना भाई। एक ईरानी सरदार है, तो रंगीला तो 1719 से लेकर 1748 तक का भारत का बादशाह है, तो मोहम्मद शाह रंगीला और सादत खां के ईरानी सरदार कैसे मिलेंगे? ये कहानी अगर आपको समझ में आ जाए तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और नहीं कहानी समझ पाए तो लिंक करके कभी लिख नहीं पाओगे, इसीलिए कहानी सुनाएगी। तो जहांदार शाह उस समय शासक था, और ये बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही मैं ये कहूँ कि विलासतापूर्ण जीवन जीता था। इसके बारे में बहुत सारा गंदा शब्द है, उसको यूज नहीं करना है, न उसको हमें मेन से लिखना है, न कहीं इसकी चर्चा करनी। तो जहांदार शाह के अत्याचारों और इसके विलासतापूर्ण जीवन और लापरवाहियों की वजह से, कि उसके पहले जो भी शासक हैं सब लापरवाही हैं, को ये इसका समय जो था, ये 1712 में शासक बना था जहांदार शाह, और 1713 तक रहा ये। तो इसका एक भतीजा था, यानी कि किसका बेटा? अजीमुस शान का। अजीमुस शान का बेटा कौन था? फर्रुखसियर। अजीमुस शान का बेटा कौन? फर्रुखसियर। ये वो पटना में था उस समय। तो उसने तैयारी किया और जहांदार शाह को हरा करके, मतलब युद्ध किया और हरा करके उनको गद्दी से हटा दिया। जब उनको हटा दिया गया, किसे हटा दिया गया? जहांदार शाह को। तो शासक कौन बना? फर्रुखसियर। अब एक सवाल उठता है कि जब फर्रुखसियर अजीमुस शान का बेटा शासक बना, और इसका समय कब का रहा? इसका समय 1713 से शुरू हुआ। अब इसको शासक बनाने में सैयद बंधुओं ने मदद किया, यानी सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह को हरवाने में मदद किया। किसकी? फर्रुखसियर की। और फर्रुखसियर को कहाँ पहुंचा दिया? मुगल सम्राट की गद्दी पे आसीन कर दिया। और जब उसको आसीन किया तो कहते हैं ना कि जो राजा किसी बना देता है, तो जब उसे लाभ नहीं होता है तो उस पद से हटाना चाहता है। आप देखते हैं गांव में या कहीं पर भी देखिए, जब चुनाव होता है तो ग्राम पंचायत चुनाव में 10-5 लोग मिलकर किसी को लड़ाते हैं, और लड़ाते इसलिए चुनाव है कि हम उनसे इनकम लेंगे, और जब उनको ये देखते हैं कि हमें इनकम नहीं मिलेगा तो बीच में उसको हटाने की कोशिश करते हैं, उसकी हत्या भी करवा देते हैं। बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। तो ये लोग फर्रुखसियर से अच्छे अच्छे पदों के, कोई मीर बख्शी का पद ले लिया, कोई उसका वजीर बन गया, है ना। तो ये मदद लिए, लेकिन फर्रुखसियर भी इनसे तंग था। किससे तंग था? फर्रुखसियर भी सैयद बंधुओं तंग। बहुत दिनों तक आप किसी का कहना नहीं मानेंगे। जब राजा बनना था आप मदद ले लिए हैं, उसके बाद अगर समस्या आ रही तो आप कहना नहीं मानेंगे किसी का, है ना। तो फर्रुखसियर हटाना चाहता था, लेकिन हटा नहीं पाया। फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने रास्ते से किनारे, कहानी नहीं सुना रहे पूरी क्योंकि ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं कम से बता रहा हूँ आपको कि फर्रुखसियर को इन लोगों ने हटा दिया, गद्दी से उठा के फेंक दिया। इसीलिए इसे घृणितकार भी कहा दिया गया, क्योंकि इसको नंगा करके यमुना की नदी के किनारे फेंका गया था। यानी कि ये कहा जाए कि एक ऐसा बादशाह जो लड़ नहीं सका इन 2 प्यादों से या 2 भाइयों से। फिर इन लोगों ने रफ़ीउद्दर्जा, रफ़ीउद्दौला जैसे छोटे छोटे समय के कुछ लोगों को शासक बना दिया। तो इसीलिए इनको किंग मेकर भी कहा गया। इनका समय सबने कहा था कि 1719 से लेकर के कब तक का है? 1721 तक का। यानी 1721 तक, 1719 से 1721 तक की दखल है। किसकी दखल है?
इस मुगल साम्राज्य के जो विघटन हुआ है या पतन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सहायक बन गए। इन सैयद बंधुओं के हाथ तो कठपुतली होते थे कौन? फर्रुखसियर हुआ, रफीउद्दौला हुआ, रफीउद्दर्जात हुआ। जब वो कम समय तो मर गए दोनों, फिर सैयद बंधुओं ने किसको ढूंढ लिया? जहान शाह के बेटा रंगीला को। किसे? जहान शाह के बेटा रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला। जैसा नाम वैसा काम, कोई अंतर नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला को ढूंढ लिया, मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाया। मोहम्मद शाह रंगीला ने इस बात को भांप लिया। क्या भांप लिया? कि अगर ये दोनों भाई मेरे पीछे लगे रहेंगे तो हमसे पैसा लूटेंगे, पैसा धन भी लूटेंगे और मेरी व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी, हमारे हर कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे, ऐसा उसे लगा। उसने कहा क्यों रास्ते से हटा दिया जाए। किसे रास्ते से हटा दिया जाए? जिनको सैयद बंधुओं को। सैयद बंधुओं को हटाने में चिंगलिस खां जैसे लोग सामने आए। उन्हीं के साथ एक ईरानी सरदार शहादत खां आके जुड़ गया। किसके साथ? मोहम्मद शाह रंगीला के साथ। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला और शहादत खां की जो मुलाकात है, वो मुलाकात इसीलिए है कि क्यों है? क्योंकि इनको सैयद बंधुओं को हटाने में शहादत खां ने किसकी मदद कर दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला की। यहाँ तक कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक जाना पड़ा। अगर आप पूरा ऐसे जोड़ के रखते हैं तो मेंस कुछ भी नहीं है, बहुत मज़ेदार है। अगर यूनिवर्सिटी में आप नहीं फेल होते थे, 80% नंबर पाते थे ग्रेजुएशन में, तो यहाँ कैसे नहीं पाएंगे? यहाँ भी तो 60% नंबर पा ही जाओगे और पढ़ते सिलेक्शन। लेकिन बशर्ते क्या है, जैसे आप एकेडमिक लेवल पर पढ़ रहे थे ना, आप हर चीज़ को लिंक करते थे, वही यहाँ भी करना है। कुछ ऐसा डिस्क्रिप्टिव मोड का एग्जाम मज़ेदार होता है, बशर्ते आपको कहानी समझ में आ जाए, आपको लिखना बहुत आसान होगा, आपका पेन खुद चलेगा, शब्द अच्छे से आएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि शहादत खां और मोहम्मद शाह रंगीला की मुलाकात कैसे हुई है। अगर सैयद बंधुओं को न हटाना होता तो मुलाकात नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला ने एक गुट बना करके, उस गुट चिंगलिस खां भी थे, शहादत खां भी थे, किसे हटा दिया था? सैयद बंधुओं को। और किंग मेकर की जो टाइमिंग थी 1700 के समाप्त हो गई। और ये भी समझिएगा, मैंने आपसे कहा कि 1719 से लेकर के 1748 तक का समय मोहम्मद शाह रंगीला का है। तो 19 से 48, वो 19 और 2 21, यानी 2 साल लग गए थे किसे हटाने में? सैयद बंधुओं को। चलिए अब कंटिन्यू हो जाइए जो लाइन आप जहाँ थे। पारितोषिक स्वरूप मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला 1719 1748 देकर लिख दीजिएगा, ने शहादत खां को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया। आगरा का सूबेदार नियुक्त किया। बाद में उसे आगरा से हटाकर अवध का सूबेदार बनाया। अवध का सूबेदार बनाया। ध्यान रखिए, अवध का सूबेदार इसको जानते कब बनाया गया? ब्रैकेट डाल दीजिएगा 1722। ये प्री का सवाल आपका। कब बना सूबेदार? ये 1722, ब्रैकेट डाल दीजिए 1722 फुल स्टॉप। अब जब ये अवध का सूबेदार बना दिया गया तो इसे लगा क्यों ना मैं अपनी शक्तियों का विस्तार करूं। किसे लगा? शहादत खां को। शहादत खां धीरे धीरे अपनी शक्तियों का विस्तार करने लगा, और जब शक्तियों का विस्तार करना शुरू कर दिया उसने, और इसको लगा कि क्या है कि मुगल साम्राज्य तो मिट ही रहा है, खत्म हो रहा है। जब मुगल साम्राज्य में कोई अब मजबूती नहीं रह गई, कोई शक्ति नहीं रह गई, उसे लगा अब हम क्या करते हैं, अब इनको किनारे करते हैं। किसे? अब अपने आप को हम क्या कर लेते हैं? स्वतंत्र कर लेते हैं। यानी इस पहली शक्ति को बढ़ाया, फिर खुद को स्वतंत्र कर लिया। फिर लिखिए उसी में आप, शहादत खां ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। अब इसने तो स्थापना किया, लेकिन इसके बाद जो शासक आते गए अवध में, उनमें सफदरजंग सबसे चर्चित है। आप लखनऊ जाइए, सफदरजंग है, सफदरजंग चौराहा भी इसी के नाम से था है। और उसका म्यूजियम जाइए, रेजिडेंसी है लखनऊ में। जो रेजिडेंसी है, रेजिडेंसी में एक बना हुआ संग्रहालय, उस संग्रहालय में आप अगर प्रवेश करेंगे तो आप सफदरजंग के बारे में बहुत अच्छे जान जाएंगे। और अवध के नवाब के बारे में अगर जानना है तो आपको जाना कहाँ पड़ेगा? लखनऊ के रेजिडेंसी में। रेजिडेंसी वैसे लड़के और लड़कियों का पार्क है, वहाँ लड़के लड़कियाँ ही जाते हैं, लेकिन कोई भी जा सकता, कोई ऐसी बात नहीं है। वो चर्चित है किसी और कारणों से, लेकिन इतिहास में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। रेजिडेंसी को अब सील कर दिया गया है, जो उसका म्यूजियम वो है, क्या कहते हैं, संग्रहालय।
जो अंडरग्राउंड है, जहाँ लोग जाने नहीं पाते हैं, लेकिन पहले लोग जा सकते हैं, शायद दोबारा खोला गया हो, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ सारी अवध के जो नवाब रहे हैं उनका पूरा पूरा इतिहास, उनका पूरा प्रमाण उपलब्ध है। आप ये नहीं कह सकते जो कहानी मैं सुना रहा हूँ ये झूठी है, ये झूठी बिल्कुल नहीं है, ये सही है। उनके हथियार हैं, उनकी तोप हैं, उनकी तलवारें हैं, सब कुछ है। दिखाना चाहिए। चलिए तो फिर जोड़ते हैं उसी में। नवाब सफदरजंग के समय में अवध की शक्ति, नवाब सफदरजंग के समय में अवध की शक्ति और प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि हुई, शक्ति और प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि हुई। जिससे अवध उत्तरी भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। अब आप मेरी बात समझिएगा। मेंस में लिखना हो ना, जब आपको इस बातें घटनाक्रम को बताना हो या आप अवध आंग्ल संबंध को बताने जा रहे हैं, तो ये बात समझिएगा मेरी आप, कि आप पूरे सभी नवाबों की बात नहीं करनी है। आपको संस्थापक कौन है, ठीक, और दूसरी बात कौन सी आपको लानी होगी, उसके साथ ऐसे व्यक्ति को लाना नवाबों में जो कुछ विशेष किया हो। तो सफदरजंग ने इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि किया अवध के। अब कोई प्रतिष्ठित हुआ, अब किसकी बारी है? अब मेरे मुख्य सवाल की बात आ गई है। ये तो मैंने एक भूमिका बनवाई थी आपसे और अवध राज्य की स्थापना की मैंने बात किया था। अब इसी जो आपने एक हेडिंग बना रखा है, इसी के अंदर में सवाल सेट करिए। क्या जैसे आप सवाल किया जाए कि अवध मुगलों का उत्तराधिकारी राज्य है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? ऐसा सवाल आपसे पूछा सकता है। अवध को उत्तराधिकारी राज्य माना जाता है, क्यों? तर्क दीजिए। तो उसका जवाब ढूंढने के लिए आपको ये भूमिका लिखनी होगी और अवध राज्य की स्थापना, और इसके पहले भी जो लंबी सी कहानी हमने मोहम्मद शाह रंगीला की सुना दी आपको, वो जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा जोड़ सकते हो, नहीं भी जोड़ते हो तो भूमिका लिखिए। और स्थापना जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आगरा का सूबेदार कौन बना था? सादत खान। सबसे पहले कहाँ बना था? आगरा। फिर अवध का बना। तो आप समझ सकते हैं जब मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा है और अवध का ही सूबेदार है कौन? सादत खान। तो जाहिर सी बात है उसके कब्जे में मकान है तो ले लेगा ना। जैसे अभी आप मान लीजिए किसी ऐसे मकान में किराए पे रहिए कि मकान मालिक की जो है बच्चे ना हो या अमेरिका चले गए हों, विदेश रह रहे हो, यहाँ ना रह रहे हो, और मकान मालिक की डेथ हो जाए, उसके बच्चे 10 साल तो ना आए भारत में, और आप उस बिल्डिंग में रहते हो, तो आप उत्तराधिकार के रूप में धीरे से फिर आगे भी 10 साल तक को नहीं आने वाले हैं, तो आपने उस मकान को ले लिया है ना। अब आप उसके उत्तराधिकारी बन गए। ऐसा ना, एक मूवी साउथ में बनी है, बहुत अच्छी मूवी है, उसमें इस कहानी की कुछ इस तरह की कहानियों को दिखाया गया है। तो वैसे ही जब अवध मुगल साम्राज्य पतन हो रहा था तो उस समय अवध जिसमें जब कोई सेना मुगलों की नहीं है तो सादत खान ने मौका दे के चौका मार दिया, यानी क्या किया? स्वतंत्र राज्य बना लिया किसी अवध को। तो आप इसकी स्थापना की बात आपसे किया जाए कि अवध राज्य की स्थापना उत्तराधिकारी राज्य के स्वरूप में हुई है, तर्क दीजिए। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ शब्द हैं और सवाल बदल रहे हैं, लेकिन सबका उत्तर एक है जो भी हम लिखवाए हैं। और मेंस में मिनिमम वर्ड की बात की जाती है, मैक्सिमम की बात की जाती है, मिनिमम की बात नहीं की जाती है। कहा जाता है अधिकतम 125 शब्द, लेकिन आपसे नहीं कहा गया कि आप न्यूनतम में कितना लिखोगे। आप में दम है तो आप 50 शब्द लिख के चले, कोई दिक्कत उसे नहीं है, बशर्ते आपका सारा का सारा कंसाइज मटेरियल आंसर कर रहा हो जो क्वेश्चन की डिमांड हो, तब तो ठीक है। चलिए, तो आज की स्थापना हो गया। अब इसे मैंने एक सवाल और सेट रखा, क्या अवध के विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां, अवध के विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां।
वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन कारण से अवध ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े हैं पूरी तरह, मैंने बहुत पहले बताया था, स्पेक्ट्रम पढ़े हैं तो आप समझ लिए आपका यहाँ चांदी चांदी है भाई, बल्ले बल्ले सब समझ में आएगा। कुछ लोगों को नींद भी आ रही है, लेकिन वो करें तो क्या करें, बड़े मजबूर हैं बेचारे। हाँ भाई, तो पहले मान लीजिए हमने इसको अलग कर दिया। आपका ये दोनों क्या थे, एक क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यही तो बात हमारी आपकी हुई है। और देखा जाए तो एक इसी अंक संबंध में एक ही सवाल बन सकता है आपसे। कैसा सवाल, अवध मुगलों का उत्तराधिकारी राज्य था, क्वेश्चन मार्क। फिर आगे लिख रहा है कि इसके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के कारकों पर चर्चा करते हुए, या ऐसा बन सकता है कि इसके ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा बनने तक के सफर की चर्चा कीजिए। मतलब शब्द ही बदलेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं। तो आपको तीनों जोड़ना होगा, भूमिका भी होगी, स्थापना भी होगी, और ये होंगे। और इसमें अब ये ढूंढना पड़ेगा वो कौन से ऐसे कारक हैं इसका विलय हुआ है। वैसे ही अलग करके अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अलग है। ऐसा सवाल एग्जाम में यूपीएससी का मेंस उठाइएगा, पूछा गया है। अब अगर आप पहले नहीं पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम को, तो सारी बातें बाउंस भी करती हैं, फिर अपडेट नहीं कर सकते हैं बाद में इन फ्यूचर। अगर आप पढ़ते हुए चलते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आसानी से आएंगी। तो पहला क्या है, इसमें कारक क्या है, क्लाइव और शुजा-उद-दौला का जो संबंध है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसके बारे में। क्लाइव और शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, समझ रहे हैं आप, इनके संबंधों, इनकी कहानियों को जानना पड़ेगा। दूसरा, आप जरा सोचिए, आप स्पेक्ट्रम पढ़े हों तो मुझे बताइए कि और कौन सा कारक हो सकता है, इसके बाद कौन सा ऐसी कड़ी है जो आके यहाँ जुड़ेगी। सोचिए। कौन सा ऐसी कड़ी है जो कनेक्ट होगी। स्पेक्ट्रम पढ़े हैं आप लोग ना, अपने उस मौन धारण जो आप किए हैं तोड़ दीजिए और मुझे बताइए। ये तो जब क्लाइव आ ही गया, क्लाइव आ गया ना, तो फिर कहाँ बात रह गई है, वो तो बात मैं अपनी कर ही दिया। जब रॉबर्ट क्लाइव आ गया तो इसका मतलब तुमने संत की बात कर दी भाई। जब रॉबर्ट क्लाइव आ ही गया तो बात हो गई ना, फिर कहाँ बचा। ये तो संधि तो आ ही गई कि नहीं आई संधि, लो फिर अब वही हम जो भी बताएं वही तो आप हैं। उसके अतिरिक्त तो सोचिए, उसके अलावा क्या घटनाक्रम होगी। डलहौजी तो तुरंत आ नहीं जाएगा, क्या जाएगा, डलहौजी तो अंतिम में आना है उसे ना। नहीं पढ़े स्पेक्ट्रम आप लोग, है ना, नहीं पढ़े, ईमानदारी बता दीजिए। पढ़े थे लेकिन शॉर्ट वीडियो के साथ पढ़े थे, नहीं पढ़े थे लेकिन सर कंसंट्रेट नहीं थे, ये कह सकते हैं आप। कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं थे, नहीं उसकी लाइनों में ही मेरी बातें छिपी हुई है, ये बात अच्छे समझिए। मेंस टफ नहीं, इजी है, बशर्ते अगर आप किताब बुक्स को ठीक से, जो अथेंटिक बुक हैं, पढ़ते हुए निकलिए, चूँकि समय लगेगा। देखिए एक बात और मेरी बात समझिएगा, किसी को भी सिलेक्शन लेना है तो मेंस की तैयारी करो, प्री निकलता रहता है, मेंस फंसता रहता है। आप 10 बार प्री निकाल करके मेंस के चक्कर मत उलझिएगा। इस बार की मार्कशीट उठा के देख ली, बहुत सारे लोग साथ घटना घटी है। तो मेंस अच्छे से पढ़िए, मेंस पढ़ोगे तो मैं भी जो क्लास दे रहा हूँ आपको, इसमें देखिए क्या प्री नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, क्या फैक्ट आ रहे हैं ना, फैक्ट से कम कॉन्सेप्ट तो बढ़ रहे हैं ना, कहानियाँ वही तो हैं, कुछ अलग है सारी की सारी। बस कहानी को अच्छे पढ़ोगे तो मेंस भी संभलेगा, प्री भी संभलेगा। अब इसमें अगर आप उन अंग्रेजों की कहानी को समझिए कि जो आए थे भारत व्यापार करने,
बंगाल का दूसरी बार गवर्नर बन के आ गया रॉबर्ट क्लाइव। मैंने भी आपको एक कहानी इसकी सुनाई थी, सुनाऊंगा दोबारा फिर आपको कैसे उसने क्या किया। लेकिन उसी के साथ साथ एक और समय ऐसा आएगा कि जो बंगाल का दूसरा गवर्नर बन गया उसका नाम होगा वारेन हेस्टिंग, है ना? ये तो आप जानते होंगे, इसका नाम सुने भी होंगे। हाँ, वारेन हेस्टिंग की अवध के प्रति नीति, यानी कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय एक नहीं कई कारक हैं। पहली भूमिका में रॉबर्ट क्लाइव है और दूसरी भूमिका में वारेन हेस्टिंग जब आया हुआ है गवर्नर बन के बंगाल का, तो उसने जानते क्या किया? उसने अवध के प्रति कैसी नीतियां रखी, उसकी नीतियां भी जिम्मेदार रही अवध को किसके प्रति जाने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य मिलने के लिए। और तीसरी बात अगर किया जाए तो अवध की बेगमों पर वारेन हेस्टिंग का अत्याचार, अवध की बेगमों पर हेस्टिंग्स के अत्याचार। रोज यार किसी परेशान करोगे तो कहेगा भैया तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे इसका एक सटीक एग्जाम्पल है, आजकल सटीक एग्जाम्पल है, हमें राजनीति में देखा जाता है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप समझ भी जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जिसके पास एक मजबूत संगठन है, फिर भी वह कुछ लोगों को उसे लगता है कि ये मेरे विरोधी हैं, अगर मेरे पास आ जाए तो इसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा डलवा देती है। कब डलवाती है? जब देखती है कि आएंगे नहीं है, और उनको लाने के लिए वो ऐसा इस्तेमाल कर लेती है अपनी शक्तियों का। और जैसे ही उस पार्टी में चले जाते हैं वैसे ही दूत ढिले हो जाते हैं। तो वैसे वह हेस्टिंग भी अत्याचार किया था अवध की बेगमों पर। रोज सुबह शाम जा करके कहे हमको कश्मीरी चाय पिलाओ। अब जाके डेली कश्मीरी चाय पिलाओगे, उसके बाद उन रानियों, यानी कि जो कह सकते भाई अवध एक प्रांत था और उस समय की बात किया तो राजसी जिंदगी राजशाही नवाबी है, और नवाबी में अगर नवाबों की बेगमों को इन नंगे पुंगों अंग्रेजों के सामने आना पड़े तो ये जाहिर सी बात है कि एक जो संस्कृति थी उसकी हत्या हो रही थी, वो सामने नहीं आना चाहती थी, वो पर्दे में रहती थी। तो इस भी अत्याचार किसका था? हेस्टिंग का। तो बहुत सारे रीजन, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पे चर्चा हम करने जा रहे हैं। डलहौजी की कोई बात नहीं है, हड़प नीति 1856 की कोई बात नहीं है, क्योंकि उत्तराधिकारी ना होने की वजह से जो उसने नियम नीति बनाई थी, अपनी पॉलिसी थी, वो हड़प लिया। दूसरी, लेकिन मूल कारण ये तीन छिपे हैं। अगर ये तीन बातों को आप जानते हो तो बहुत मजे की बात है। चलिए, तो ऐसे ग्राफ आपने बना लिए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं, अभी तो एक सवाल यहाँ आपका सीधा हो गया। एक यहाँ अगर हम तीसरा सवाल कनेक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्या अवध के प्रति कॉर्नवालिस की कौन सी नीतियां रहीं जिन कारण से अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनना पड़ा? वाह, कॉर्नवालिस के भी पॉलिसी कुछ थी, यहाँ नहीं आएगा वो, यहाँ आएगा वो, क्वेश्चन अलग बनेगा वो। क्या कि मतलब अवध के प्रति कॉर्नवालिस की वो कौन सी नीतियां रही हैं जिन्होंने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए मजबूर कर दिया? वाह, अब तो आप समझ रहे होंगे कि गूढ़ बात कहाँ छिपी मेंस में। इतनी देर में हम लिखे कितना है? मात्र 1 पेज, और सवालों का उत्तर कितना दिए हैं? 2 का, और 30 में आप इंटर कर गए हैं। चलो अब बनाइए भूमिका, किसकी भूमिका बनानी है हमें, जो कि आप हेडिंग बना लीजिएगा। क्या? अवध के विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां, ये बड़ी हेडिंग है, इसके अंदर आपको लिखना है, यानी वो कौन से लीडिंग फैक्टर्स हैं जिन्होंने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए मजबूर कर दिया। ये सोचने पर आंसर कर सकते हो, यानी चिंतन करना। हमने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, अगर आप सोचने की क्षमता विकसित कर ले गए तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए आप राजा, और यही नहीं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसका एग्जाम्पल अभी हम सैटरडे क्लास हमने दिया था,
एक क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति क्या एक धार्मिक विद्रोह था, धार्मिक स्वरूप था उसका, किसी का रसल का स्टेटमेंट था। तो अगर आप क्लियर हैं तो आप वैसे तो लिखना शुरू कर देंगे। आप लिखेंगे, आपको आंसर राइटिंग करो ना करो ये मुद्दा बहुत नहीं होता है। अगर आप ठीक समझना चाहते हो, रटना नहीं होता है। आप चीज़ों को भी दिमाग में आप रख लीजिए अपने कि रॉबर्ट क्लाइव सुजाउद्दौला के बीच में कुछ बातें थी, और जब आज हस्टिंग्स बंगाल गवर्नर बन के आया तो उसकी कुछ नीतियाँ ऐसी थी जो उसको कमज़ोर कर दिया और अवध की बेगमों पर अत्याचार भी किया। ये कुछ ऐसे कारण रहे जिन कारणों से इसे क्या किया गया, उसका हिस्सा बन गया। इसको वो क्या कहते हैं, कितने पर 28 चल रही है इसी, कितने पर है? अरे भाई 28 कर लो। तो चाह रहे हैं आप लोग बीमार पड़ जाइए और हम चले जाए घूमने, यह मतलब। चलो लिखिए, अवध के नवाब और अंग्रेजों में संघर्ष की शुरुआत। तो फिर आपसे एक सवाल मैं कर लिया हूं, साल नहीं बताने वाली इस बात को। मुझे बताओ बेटा कि हमने कहा कि अवध के नवाब अंग्रेजों में संघर्ष की शुरुआत, इन दोनों के संघर्ष कब शुरू हुआ? ये कौन सी बात आ गई? ये तो उत्तराधिकारी राज्य ही है। अवध के नवाबों का, लिखिएगा नहीं भाई, नवाबों का अंग्रेजों के साथ संघर्ष कब शुरू हुआ? प्रस्तुति बताइए शिवानी। कोई और बताए जिसको पता हो। कब बेटा? मिस्टर विनीत आप बताइए। आदित्य पता है? नवीन आप लोग पता है? उसी समय वो मतलब अवध से ही तो उठा था वो। चलिए कोई बात नहीं, अब आप शांत रहेंगे। देखिए अब आपको बताएं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था बक्सर की। अवध और अंग्रेजों का संघर्ष बक्सर शुरू होगा, 1764 शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 1764। चूंकि जानते हैं कि जब आप, मैंने भी कहानी सुना दिया था कि रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार जब आया तो कहा लाइए अब क्या करता हूं मैं, जिन्हें मैं 1764 में रौंद के गया हूं, जो मुझसे पराजित राज्य हैं, उनको अब मैं क्या करूंगा, कमजोर करके ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दूंगा। मैंने पहले कहानी सुनाई थी और मैं उसी को आपसे पूछना चाहा कि आप मुझे बताइए इस चीज को कि इनके संघर्ष कब शुरू हुए। मैंने इस पर चर्चा कर, मुझे बहुत ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि आप स्पेक्ट्रम पढ़े नहीं हैं, इसीलिए आपको सब घुमा रहा है पूरी तरह। चलिए कोई बात नहीं है बेटा, होता है, भी सीखने में समय लगेगा। देखिए कि शुरुआत बक्सर के युद्ध के साथ हुई। अब बक्सर युद्ध जो ना जानते लिख लेंगे, 1764 में हुआ था, है ना। मीर कासिम की सहायता के लिए, ध्यान रखिए कहानी भी जान लीजिए कि 1764 में मीर कासिम की सहायता के लिए अवध गया था, समझिएगा। इसीलिए अवध भी अंग्रेजों के साथ संघर्ष कब शुरू किया? 1764 में। चलिए देखिए, अंग्रेजों से पराजित होकर मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के दरबार में शरण ली। अब तो आप समझ गए कहानी को। शरण ली और उससे सहायता की मांग की। शरण ली और उससे सहायता की मांग की। नवाब सुजाउद्दौला के दरबार में शरण ली और उससे सहायता की मांग की। सहायता की मांग। भाई 1764 बक्सर जब हुआ तो अंग्रेजों से कौन हार गया? मीर कासिम। तो भाग के कहाँ गया? अवध चला आया। किसके पास आया? उसमें नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला। देखो कहानी आ गई ना इसकी।
सुजाउद्दौला थे, इनसे शरण मांगी। अब सुजाउद्दौला ने शरण दिया तो अब सुजाउद्दौला भी चिंतित था किससे? अंग्रेजों से, कि आज अगर इनके साथ एक घटना घट रही बंगाल के साथ, तो कल को मेरे साथ भी घटेगी। जैसे कि आप देखते हैं, 2-3-4 दोस्त, उसमें से एक गंदा दोस्त हो और एक को गाली गलौज देता है, तो धीरे धीरे आप तो रहेगा, आप समझ जाएं कहीं आज उसको गाली दे रहा है तो कल को मुझे भी देगा, तो आप क्या करेंगे? सावधान हो जाएंगे, या तो दूर हो जाएंगे, या तो जिसको उसने गाली दिया था सब मिलकर उसको मारेंगे। समझिए मेरी बात, यही तो होता है। तो अंदाजा लग गया किसे? सुजाउद्दौला। लिखिएगा, संभवतः अवध का नवाब भी बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभुत्व से चिंतित था। अतः उसने मीर कासिम को सहायता दी। समझ गए आप मेरी बात? अतः उसने मीर कासिम को सहायता दी। सेमी कॉमा। परंतु बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और मुगल सम्राट दोनों की हार हुई थी। ले लीजिए, वैसे दोनों की हार हुई थी। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे आप। देखिए, अगर आप यहां से इसकी शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो उन परिस्थितियों को आप समझ नहीं पाओगे कहां से होगा ये। यानी ये जो कड़ी है ये किसके साथ जुड़ी है? ये अवध के विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां जो सवाल है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। यानी जब ये सवाल बनेगा, ध्यान रखिएगा, जब ये सवाल बनेगा कि अवध के विलय के लिए कौन से उत्तरदायी कारक हैं, तो ये समझिएगा आप कि ये 3 तो है ही हैं, लेकिन जो भी आप भूमिका लिखे हैं उसे लिखना पड़ेगा। और अगर ये सवाल शब्दों की सीमा 250 शब्द की हो तो ये भी आएगा, और ये भी पहला पैरा ये होगा, दूसरा पैरा ये होगा, और तीसरा हेडिंग बन के पैरा भी आप लिख लीजिए भूमिका उसकी, इसकी लिखें, फिर आप यहाँ आएंगे। शब्द को भी ध्यान रखना कि 125 में जाना है, 250 में जाना है, या 200 में, पीसीएस में 200 में आता है, यूपीएससी में 150, 250 चलता है। समझिए मेरी बात। हाँ, और हिंदी वालों के लिए महासंग्राम है आजकल। मतलब अगर पूरी कहानी को आप इसको पढ़ के देखिएगा, क्या सारी बातें समझ में आपको नहीं आ रही हैं? ये है कि मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ जाए। अब हेडिंग बना दीजिएगा, क्लाइव और सुजाउद्दौला। यहां आप चाहें तो पॉइंट कर सकते हैं, पैरा को तोड़ सकते हैं, डाट रख के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो जुड़ जाएंगी कहानी उसकी। बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 में लॉर्ड क्लाइव 1765 में लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर दूसरी बार भारत आया। आते ही पराजित शक्तियों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से उनके साथ अपने संबंध निश्चित किए। नेक्स्ट पॉइंट डाट रखिए। 16 अगस्त 1765 को नवाब सुजाउद्दौला के साथ क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की।
डैश। अब ये नहीं लिखना है कि इस संधि में क्या है, डैश करोगे तो उसका मतलब है कि इस संधि में जो जो बातें हुई थी वो मुख्य बातें आप बताएंगे, लिखेंगे डैश करके डैश। नवाब ने इलाहाबाद और कारा के जिले, नवाब ने इलाहाबाद और कारा के जिले कंपनी को सौंप दिए। कामा, युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए भी दिए। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए भी दिए। कामा, चुनार का क्षेत्र और बिना चुंगी दिए, चुनार का क्षेत्र और बिना चुंगी दिए अवध में व्यापार करने का अधिकार भी कंपनी को दे दिया। साथ ही गाजीपुर और बनारस की जागीर अंग्रेजों के हितैषी बलवंत सिंह को सौंप दी। अंग्रेजों के हितैषी बलवंत सिंह को सौंप दी। अब इस बात को आप लिखें ना लिखें, एक बात और है कि शुजाउद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि अगर हमारे पर कोई मुसीबत आएगी तो आप मेरी सहायता करेंगे। इस पर वो कंपनी सहमत हो गई। मतलब कह सकते हैं कि रक्षा करने के बदले में इतनी बातें दे दिया किसको, ब्रिटिश साम्राज्य को। तो शुजाउद्दौला कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, कहीं नहीं कि शुजाउद्दौला किया है क्या, शुजाउद्दौला अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो गया है। इसीलिए कहा गया रॉबर्ट क्लाइव शुजाउद्दौला की कहानी को। मतलब पहला कारक यही है। अब उसने सौंप दिया, बलवंत सिंह को दे दिया। आप गाजीपुर बनारस, आपने शायद इंस्पेक्टर में ना पढ़ा हो कि गाजीपुर बनारस इस संधि की एक कह सकते हैं डार्क मूड वाली स्टोरी रही है, जहाँ पर गाजीपुर बनारस किसे दे दिया था। यानी इलाहाबाद की दूसरी संधि, पहली संधि तो अगस्त में हुई थी, वो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। आप जानते होंगे कि नहीं जानते? हाँ, शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। और दूसरी संधि किसके साथ हुई? अवधवासी शुजाउद्दौला के साथ हुई। ये कब की? 16 अगस्त हो रही है, वो 12 अगस्त को हुई थी। तो जब इससे संधि किया उसने, तो इनके पास गाजीपुर बनारस भी था। चुनार, यानी कि चुनार मीन्स होता है कि आप कहाँ पहुंच जाइए जाकर के, मिर्जापुर सोनभद्र, मिर्जापुर में चुनार है ना, जो पुलिस का फायरिंग सेंटर है उत्तर प्रदेश का। वहाँ ट्रेनिंग जो फायरिंग सेंटर है, मतलब यूपी में पुलिस फायरिंग सेंटर वहीं बनाया गया, जो ट्रेनिंग दी जाती है तो वहीं चुनार में। पूर्वी क्षेत्र है, यानी कहाँ होगा मिर्जापुर? मिर्जापुर कहाँ होगा? पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी। तो चुनार है क्या क्या? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल करेक्ट, सही, हाँ सही है, सही कह रहे हैं आप। तो उसने गाजीपुर और बनारस को सौंप दिया किसे? बलवंत सिंह को। और बलवंत सिंह कौन है? अंग्रेजों के हितैषी है। अब आप समझ सकते हैं, भारत में गुलामी दास्ता के लिए जिम्मेदार यहीं के लोग थे। भारतीय लोग अवसरवादी होते हैं, ये बात समझिए। अवसर मिलेगा, तमाशा घुस के देखेंगे, ये जान लीजिएगा। हाँ, इनकी फितरत है। आप दुनिया में किसी भरोसा करिएगा, भारतीयों पर भरोसा मत करिएगा। सेम सिचुएशन में मत करिएगा, अलग अलग कंडीशन में कर सकते हैं। अगर इतिहास को पलट के ढूंढा जाए, इतिहास में जहाँ राजस्व की संग्रह अधिक रही और वहाँ दो लोग साथ में काम किए हों, तो साम्राज्य का बंटवारा होके ही रहा है। दुनिया के और किसी देश में ये सब नहीं दिखेगा आपको। पाकिस्तान हो, ईरान हो, भले ही ठीक है, आजकल विवाद चल रहा है इजराइल और ईरान का, आप देख रहे हैं कि किसी को मिटाने की साजिश चल रही है। कभी ईरान कहता है इजराइल को मिटा देंगे, इजराइल कहता है ईरान को मिटा देंगे, है ना। एक साजिश चल रही है मिटाने की। हाँ,
लेकिन अब वहाँ जब उनके इतिहास को आप देखेंगे तो गलतियाँ ईरान की हैं या इजराइल की हैं, वो आप समझ सकते हैं। इजराइल को हड़पने के ही लिए हमास को सपोर्ट करने वाला ईरान है, इस बात को आप जानते होंगे, शायद ना भी जानते हो। पूरी गलती किसकी नहीं है? इजराइल की नहीं है, और पूरी गलती ईरान की भी नहीं है। दोनों चीज़ें कभी साथ में रहे हो, कभी उस तुर्की साम्राज्य से अलग होकर के अपने आप को स्थापित किया हो। किसने? इजराइल ने, ईरान ने। ये कहानी है, मैं किसी दिन सुना दूंगा अच्छे से, जो आजकल युद्ध चल रहा, क्योंकि यह विश्व का इतिहास है। आपके मेंस के एग्जाम में आना है, कोई सी बात नहीं आएगा। अब जो घटनाक्रम होता तो जैसे यहाँ पर भी है कि भाई अपने आप को सुरक्षित करने के सुजाउद्दौला ने सब कुछ किसे दे दिया? कलाई को। और कलाई का उद्देश्य क्या था? आते ही उसने सोचा था कि मैं पराजित राज्यों पर कब्जा कर लूं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डॉट। इससे अंग्रेजों को अवध पर अपना शिकंजा कसने का सुनहरा अवसर मिल गया। सुनहरा अवसर मिल गया, अर्थात अवध अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। नेक्स्ट रीड बनाइएगा, वारेन हेस्टिंग की अवध के प्रति नीति। बनाइए जल्दी से। वारेन हेस्टिंग की अवध के प्रति नीति। क्लाइव ने, लिखिए बेटा पॉइंट करके, क्लाइव ने अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट को इस उद्देश्य से दे दिया था कि वह अंग्रेजों का मित्र रहेगा। अंग्रेजों के साथ उद्देश्य दिया था कि वह अंग्रेजों का मित्र रहेगा, परंतु उसके मराठों के संरक्षण में चले जाने से अवध के साथ नए सिरे से संधि करनी पड़ी। तो सोचो जरा, वो कौन सी संधि होगी? आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है भाई। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद कौन सी संधि है? मुगल सम्राट शाह आलम से अवध और कारा लेके किसको दे दिया गया था? पहली से ले लिया था, पहली संधि में छीन लिया था किसने? इनको अंग्रेजों ने किसको दे दिया था? कारा मतलब कड़ा ही है, ध्यान मत परेशान मत होइएगा, उसके इतिहास में कारा कहा जाता है, कड़ा को। तो क्यों दे दिया था? कि आप जो है? नहीं बेटा, यहाँ नहीं। कोई बताया? और कोई बताए भाई? चंचल सिंह राजपूत। सब मिला के देखा जाए तो स्पेक्ट्रम, आदित्य बताइए, आप पढ़ें स्पेक्ट्रम? कोई बताए? बनारस की संधि, नए से संधि करनी पड़ी, ब्रैकेट में बनारस की संधि 1773। तो एक बात तो उठ गई। अब इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई? क्लाइव और सुजाउद्दौला। बनारस की भी 1773 की संधि हो रही है। ब्रैकेट बंद।
या संधि के डैश लिख सकते हैं उसमें कि हेस्टिंग ने 50 लाख रुपए के बदले अवध राज्य को सभी जिलों को लौटा दिया। मतलब यही कहानी है, लिखेगा नहीं। उसने उन जिलों को वापस किसे दे दिया, कहा अवध को ले लो, हमें ज़रूरत नहीं, इलाहाबाद नहीं चाहिए और इलाहाबाद से कड़ा भी नहीं चाहिए। और कहा 50 लाख रुपया जो क्या कहते हैं तो मुझे दे दो, बाकी आप वापस ले लो, हमें इन जिलों की ज़रूरत नहीं है। किससे मांग लिया? नवाब से, जो अवध का नवाब था उससे मांगा। लेकिन अब धन देना था किसे? ये भी कहा हेस्टिंग ने कि हम आपको सुरक्षा देंगे लेकिन आपको धन मुझे देना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन कहा कि जब भी मैं आपकी मदद करूंगा तो मुझसे मुझे क्या चाहिए? अंग्रेजों ने, मतलब हेस्टिंग ने कहा कि मुझे क्या चाहिए? आज में सब मुद्रा चाहिए, तब मैं आपकी मदद करूंगा। अवध के नवाब से इस बात को कहा। यानी कहीं ना कहीं जो काम कलायू ने किया था, फिर धीरे धीरे साजिश रची जा रही थी। हेस्टिंग भी अपनी सेना दे करके नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था, है ना, यही रीजन था। अब लिखिए, इसमें जोड़ दीजिए नेक्स्ट पॉइंट करके। शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद, शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद जनवरी 1775 में आसफउद्दौला, अब तो बनेगा दूसरा नवाब ना, आसफउद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि हुई। जहां बैठे हो बेटा, यहीं संधि हुई थी। कलायू आया था यहाँ फैजाबाद में, क्योंकि आसफउद्दौला कहाँ था, उसने राजधानी किसे बना लिया था? फैजाबाद को, यहीं था वो आसफउद्दौला। समझ गए आप? संधि करने कलायू आया था यहाँ निजाम नगरी में। कलायू नहीं आया था भाई, हेस्टिंग आया था। मैं गलत बता दिया, हेस्टिंग आया गया, कलायू क्यों आया? उसका समय नहीं है, हेस्टिंग आया था। चलिए, फैजाबाद की संधि की डैश कंपनी को बनारस और गाजीपुर पर अधिकार मिल गया। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, साथ में IC लिख सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी को बनारस एवं गाजीपुर पर अधिकार मिल गया। कामा अंग्रेजी सेना के खर्च के लिए भी पहले से अधिक रकम देने की बात की गई। अंग्रेजी सेना के खर्च के लिए भी पहले से अधिक रकम देनी पड़ी, या पहले से अधिक रकम देने की बात की गई। फुल स्टॉप, फिर लिखो उसी में। इससे नवाब की आर्थिक स्थिति दुर्बल हो गई। नवाब की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दुर्बल हो गई और कंपनी का प्रभाव नवाब पर बढ़ गया। और कंपनी का प्रभाव नवाब पर बढ़ गया। हो गया बात। चलिए, तीसरी बात आ गई, अवध की बेगमों पर हेस्टिंग के अत्याचार। यानी मनो, इसको बीच में वीडियो को अगर रोका जाता है या हम रिस्टार्ट कर दिया जाए तो इसको पूरा किए बिना रोकने वाला नहीं था, तो पूरा कर लीजिए इसको भी आप। देखिए बेटा, हेडिंग बनाइए, अवध की बेगमों पर हेस्टिंग का अत्याचार। अब मेरी बात समझिएगा, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य, अत्याचार कैसा, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने विस्तार कर रहा था और बहुत सारी युद्ध को लड़ रहा था भारत के अंदर। तो युद्ध लड़ोगे तो खर्च लगेगा ना, पैसा चाहिए। तो उन खर्च को पूरा करने के लिए ये वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि जो बेगम थी, अवध की बेगम रहीं या जो विधवा रही हैं, उन विधवाओं से वो रकम पैसा मांगते थे कि आपके जो शौहर थे, जो अब नहीं हैं, शौहर मतलब पति, समझ रहे हैं ना, जो थे आपके शौहर नवाब,
वो हमको 105 लाख रुपया देने कहे थे, 1 करोड़ 2 करोड़, आप मुझे दीजिए। अब आए दिन कश्मीरी चाय पीने सुबह शाम पहुंच जाते थे किसके यहाँ, बेगमों के यहाँ। और जो पर्दा नशीन महिला हो उसके सामने आप असभ्यता करेंगे तो अत्याचार ही तो होगा। मारने से कई गुना ज़्यादा किसी के साथ असभ्यता करिए, वो बहुत बड़ा अपराध है, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं। नवाब जो होते, जैसे बहुत दिनों तक ये भी देखा गया कि अवध के नवाब हुक्के दानी, मच्छरदानी, जितना दानी हो, पान दानी, थूक दानी, जो भी है सब बेच करके जीवन यापन किए हैं, कभी किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अवध नवाब के क्या वंशज अभी नहीं हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। नेपाल चले गए, वहाँ से फिर वापस आए हैं। और वही इमामबाड़ा और जो ऐतिहासिक ये पुराना लखनऊ जो आपका है, हम आप उसके इतिहास को कम जानते हैं, कभी जाके देख तो लीजिएगा। वो गदर मूवी एक बन गई सनी देओल की, तो उससे आपको लगा है ना, घूमे हैं तो क्या समझ में आया इमामबाड़ा? बड़ा छोटा? बहुत बड़ा है सर, बहुत 3 तल्ला जितना ऊंचा उतना 3 तल्ला अंदर है जमीन। तो उसी के अंदर बना दिया गया है। सर एक कुआं है, उसका गोमती नदी से पानी आता है सीधा, वो बहुत दूर है। चलिए अब हम क्या लिख दें, अत्याचार में आओ। अत्याचार, अवध की बेगमों पर हेस्टिंग का अत्याचार। अनेक युद्धों में संलग्न होने के कारण, अनेक युद्धों में संलग्न होने के कारण EIC लिखिएगा। EIC मीन्स क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को धन की अत्यधिक आवश्यकता थी, कंपनी को धन की अत्यधिक आवश्यकता थी, इसलिए उसने कुछ अनुचित कार्य किए, इसलिए उसने कुछ अनुचित कार्य किए। अनुचित कार्य किए। नेक्स्ट पॉइंट, मृत सुजाउद्दौला की बेगम के पास अपार संपत्ति थी। सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ है भाई? कहाँ है? फैजाबाद में, गुलाबबाड़ी में है, उसी की बात मैं कह रहा हूँ। और उसकी बेगम कहाँ है? हमारे बगल में, जस्ट स्कूल से 1 किलोमीटर दूर बहु बेगम, यहीं पीछे ही मकबरा आपका। हाँ वही है मकबरा बहु बेगम है। और उनके नवाब कहाँ हैं? गुलाबबाड़ी में विराजमान है, यहीं फैजाबाद में ही। फैजाबाद की ऐतिहासिकता ऐसी है इतिहास में, अगर इसे अभी बहुत अच्छे से विकसित कर दिया जाए अच्छे से, तो पर्यटन के लिए बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अभी फैजाबाद का जो दरे बंद है, इसमें मेंटेनेंस चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है। आप अब उसके नए सिरे से उस पर काम चल रहा है। गुलाबबाड़ी चला ही, अभी एक मकबरा चलने वाला है। अभी जिसको डेवलप कर दिया जाएगा तो आप इस बात को देखेंगे, जैसे यहाँ एयरपोर्ट भी बन गया, बाहर से लोग आएंगे तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह जाएंगे, वो जब वो आएंगे तब देखिएगा फिर, तो यहाँ भीड़ बढ़ सकती है। टूरिज्म के दृष्टि देखा जाए तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है जिला, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब यहाँ दोनों को समान तरीके डेवलप कर दिया जाए, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अब यहाँ ऐतिहासिकता और भी है, तो नवाब यहाँ रहे हैं तो उनके जो साक्ष्य हैं उनका म्यूजियम बनाइए, संग्रहालय बनाइए। अभी देखिए तो लोग जाएंगे तो उससे इनकम आपका नहीं होगा। यही आपके मकबरा में ही 2 पक्षी रखे, एमू पक्षी रखे गए हैं, हाँ लंबे लंबे। आप जाके देखिए कभी घूमने का अवसर मिले। एमू पक्षी हम लोगों के समान इतने ऊंचे हैं, बड़े है ना। हाँ चलिए, तो क्या लिखा? बे अपार संपत्ति थी। इधर आसफउद्दौला पर भी कंपनी के बहुत रकम बाकी थे, बहुत रकम बाकी थे। आसफउद्दौला पर कंपनी के बहुत अधिक रकम बाकी थे। अतः हेस्टिंग ने धन लेने के लिए बेगमों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया।
नेक्स्ट पॉइंट, बेगमों से जबरदस्ती 105 लाख रुपया वसूल लिया। इन्हें और दुर्बल कर दिया। मानसिक रूप से भी अत्याचार करता रहा। लिखते जल्दी, मानसिक रूप से भी इन पर अत्याचार करता रहा। जिसकी जितनी ही निंदा की जाए कम है। इन्हीं सब नीतियों के कारण अवध पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। हो गई बात। चलिए अब क्लोज होगी बातें। यानी ब्रिटिश साम्राज्य में अवध के विलय के कारणों पे आपने चर्चा कर लिया। 3 कारण हैं इसके, जो किताबें मौन होती हैं। कहेंगे सर ये जो हम लोग डायग्राम बना दिए, तो डायग्राम में ये कहाँ से हीडिंगें आ गई? तो जो स्टोरी है उसी स्टोरी को पढ़ करके वहां से ले लिया गया है कि कौन से हेस्टिंग की कुछ अवध के प्रति क्या नीति रही है, फिर हेस्टिंग ने कैसा अत्याचार किया। मैंने कहा निंदा की जानी चाहिए। जब मैंने कहा निंदा की जानी चाहिए तो इसका मतलब कि उसने अभद्रता की है किसके? बेगमों के साथ। मैंने वो पैसे की बात तो अलग है, उसके अलावा जो अभद्रता उसकी चर्चा मैंने नहीं किया। तो कह सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी, अब एक सवाल हुआ कि अवध आंग्ल संबंध कैसे थे? संबंध अच्छे नहीं थे। अब अगर संबंध पूछा जाएगा तो आप जब इसका इंड करेंगे, यही इंड करेंगे तो लास्ट लिख देंगे। अंततः हम कह सकते हैं कि अवध स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित जरूर हुआ, अपार संपदा भी इसके पास रही, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ यह टिक नहीं सका। इसके नवाबों में उतनी शक्तियां नहीं थीं कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना कर पाते। और धीरे धीरे क्या होता चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नीतियों को, या कामाक्लाइव, हेस्टिंग जैसे गवर्नरों ने, बंगाली गवर्नरों ने अवध के प्रति कुछ ऐसी नीतियों का निर्माण कर लिया, ऐसे अत्याचार किए जिससे अवध कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य के नतमस्तक हो गया, खत्म हो गया। निष्कर्ष मैंने कर दिया। हम लिखवाए नहीं निष्कर्ष, आपको मैंने बोल दिया। आप इसमें शुद्ध देख सकते हैं, वह देखना चाहेंगे, मन कर जो मैंने बोला है वो लिख दीजिएगा, तो आपका ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझे आप मेरी बात? अब निष्कर्ष लिखवाए इसलिए नहीं जाता बार बार, क्योंकि निष्कर्ष तो आप उस समय जब क्वेश्चन का आंसर, जिस क्वेश्चन की जो डिमांड होगी, जब आंसर करते हैं ना, तो निष्कर्ष आपके इंट्रोडक्शन और उससे मिल करके बनता है। इसीलिए निष्कर्ष लिखना नहीं चाहिए। आप एग्जाम में लिखे कि हमारे द्वारा लिखवाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। जब इतनी बातें आप समझ ही जाओगे तो जाहिर सी बात सबकी निचोड़ को लिख लोगे। 4 लाइन होता है कंक्लूजन का, कोई समस्या नहीं होती। तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ ये फिनिश हुआ, दो क्वेश्चन फिनिश हुए। तीसरा है कि अवध के प्रति कॉर्नवालिस की कौन सी नीतियां हैं? यह सवाल आपसे किया जाए कि अवध के विलय के लिए कॉर्नवालिस ने कौन सी परिस्थितियों को जन्म दिया, या कॉर्नवालिस की नीतियां अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए मजबूर कर दी। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने नजर आएंगे। यानी अब तक आपने क्लाइव और हेस्टिंग के बारे में समझा, अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि अवध की आर्थिक स्थिति को सबसे ज्यादा खिलवाड़ किसने अगर मजाक बनाया है तो कौन आ रहा है? कॉर्नवालिस। इस बात समझिएगा। तो ये सारी कहानी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाला है। आप इसको अच्छे से देखिए, इसमें कुछ सुझाव आप देना चाहें तो जरूर दीजिए, क्योंकि मेंस और प्री को हिट करते बनाया जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-8 दिन गैप हो जाता है, वीडियो नहीं हम लोग दे पाते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी आपको मिलेगा। आपको कोई भी सुझाव हो तो जरूर दीजिए, और आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत लाभप्रद है तो अपने दोस्तों के बीच में हमें जरूर ले जाइए। और मेंस के लिए इससे अच्छी क्लास यूट्यूब पे मिलना मुश्किल है, क्योंकि हाँ ये भी बात है कि सारी बातें लिखी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है। सारी बातें लिखी आपको हमेशा
कुछ करना नहीं है, एक बार स्पीड में वीडियो को देखिए, पूरा का पूरा सुनिए, पहले लेक्चर को सुनिए, उसके बाद सेकंड टाइम जब देखिए तो लिखना शुरू करिए। पहली बार स्पीड को 2 टाइम करके आप सुन लीजिए, उसके बाद 1.5 पे रख करके आराम से नोट डाउन करते जाइए, एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। नोट्स बनने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंस में होंगे, आप कहेंगे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट ऐसी क्लास कहीं अवेलेबल नहीं है। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग जो 2 लाख 2.5 लाख फीस लेती हैं, उनके अंदर भी हिम्मत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन को बना के 5 मिनट दें। बड़ी कोचिंग बात चली, किसी का मुझे नहीं लेना है, क्या करते हैं PDF सामने रख दिया, उसी को बाँच दिया, इसे तो कुछ करते नहीं, उससे अब कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको तरीका भी सिखाऊंगा और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। बस इतना है कि आप इसे लोग तक पहुंचाइए, जो भी सुझाव दीजिए, लोग के बीच पहुंचाइए। धन्यवाद।